गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास ऑफ आरसीसी। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसफॉर्म सेक्शंस के बारे में। अंडर रेनफोर्स सेक्शंस, ओवर रेनफोर्स सेक्शंस, बैलेंस सेक्शंस क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सेस क्या होती है, कैसे वो एक्चुअल डेप्थ न्यूट्रल एक्सेस वो ऊपर शिवर करती है और जब वो बराबर हो जाती है क्रिटिकल डेप्थ न्यूट्रल एक्सेस से तो वो बैलेंस सेक्शन होता है और अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है और इसी तरह। आज हम पढ़ेंगे एनालिसिस कैसे करते हैं सिंगली रेनफोर्स सेक्शंस की। हमने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है या डिज़ाइन कैसे करते हैं बीम्स का, और हमने स्ट्रेसेस कैसे करन करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं कि हम एनालिसिस कैसे करते हैं सिंगली रेनफोर्स सेक्शंस का। यदि सपोज मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं सिंगली रेनफोर्स सेक्शंस में। तो फॉर एग्जांपल ये आपकी बीम है, एक आरसीसी बीम। तो एनालिसिस करना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मोमेंट निकालना है, तो फॉर एग्जांपल ये बीम है, इस बीम की एक पर्टिकुलर लेंथ होती है, एक विड्थ होती है और एक डेप्थ होती है। इसमें अमाउंट ऑफ स्टील प्रेजेंट होता है। हमको बताया जाता है कि ये बीम सपोज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बनी हुई है। हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे पूछा जाएगा इसकी बीम की मैक्सिमम कैपेसिटी बताइए कि ये बीम कितना लोड बियर कर सकती है। तो इसको पता करने के लिए, इस टाइप के मैथ्स को करने के लिए हम क्या करते हैं और हमारी अप्रोच क्या होती है, आइए देखते हैं। फर्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। ठीक है, फर्स्ट हम निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। इसको हम डिनोट करते हैं XA से। ठीक है, फिर हम निकालते हैं क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। इसको डिनोट करते हैं हम XC से। फिर तीसरा स्टेप होता है हमारे लिए, हम कंपेयर कराते हैं किसको, XA और XC को। ठीक है, हम कंपेयर कराते हैं XA और XC को, कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर XA छोटा होता है XC से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन होता है। अगर XA बराबर होता है XC से तो फिर बैलेंस सेक्शन होता है। अगर XA बड़ा होता है XC से तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होता है। तो बेसिकली इससे हम क्या पता करते हैं, इससे हम सेक्शन पता करते हैं कि हमारा जो सेक्शन है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। और बेस्ड ऑन जब हम सेक्शन पता कर लेते हैं उसके बाद हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का हम फॉर्मूला लगा देते हैं कि जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का वो हम फॉर्मूला लगा देते हैं और उससे हम पता कर लेते हैं कि हम क्या कैसे उसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होगा। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। इसमें XA निकालते हैं, XC निकालते हैं, कंपेयर कराते हैं, पता करते हैं क्या सेक्शन से और हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हम पहले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालते कैसे, आइए देखते हैं। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस निकालने के लिए हमें एक चीज याद रखनी है कि हम एक लाइन याद रख लेते हैं, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये हमारी एक बीम होती है, एक बीम का सेक्शन है ना। इसमें हम क्या होता है, ये न्यूट्रल एक्सेस होती है, हम बता चुके हैं। और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे हम स्टील प्रेजेंट होता है। अब इस क्रॉस सेक्शन की एनालिसिस कर पाना हमारे लिए टफ होता है, इसलिए हम इसको ट्रांसफॉर्म सेक्शन में बदलते हैं। ट्रांसफॉर्म सेक्शन में क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म सेक्शन सेम उसी तरह होता है, बस यहाँ पे क्या हो जाता है, एक जो स्टील है इसकी जगह पे क्या हो जाता है, एक इमेजिनरी सेक्शन हो जाता है। और ये जो इमेजिनरी सेक्शन होता है इसका इसका एरिया कितना होता है, इसका एरिया होता है M इंटू AST। ठीक है, ये इसकी विड्थ होती है B। ठीक है, ये होती है XA, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस, ये हमें निकालना होता है। और ये डेप्थ जहाँ पे ये स्टील प्रेजेंट होता है इसको हम स्मॉल d से नोट करते हैं, और जो टोटल डेप्थ होती है इसको हम कैपिटल D से बोलते हैं, इसको ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं, इसको क्रिटिकल, इसको वो बोलते हैं इफेक्टिव डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस बोलते हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे, वही नॉर्मल स्मॉल d से जहाँ पे रेनफोर्समेंट होता है उसको प्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया ऑन बोथ साइड। इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ एरिया, अब एरिया का मोमेंट निकालना है तो पहले तो एरिया हम पता कर लेते हैं क्या है। तो एरिया एक तो ये जो ये है, क्या है, ये कंक्रीट का एरिया है जो कंप्रेसिव फोर्स दिया करेगा। इसका एरिया कितना है, ये एक रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, B इंटू XA। ठीक है, और इसका मोमेंट क्या हो जाएगा अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, इसका मोमेंट हो जाएगा इंटू XA बाय 2 इज इक्वल टू, ये इस साइड का एरिया होगा
इधर क्या है, इधर एरिया कितना है, जो स्टील को हमने इमेजिनरी कंक्रीट में कन्वर्ट किया है एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, उसका एरिया कितना है, उसका एरिया है MAST। और इसका डिस्टेंस कितना है, इसके ये डिस्टेंस कितना है D, और ये डिस्टेंस कितना है x से, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से इसका एरिया T माइनस x से, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा M इंटू AST T माइनस x से। ठीक है, तो यही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, b इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू MAST b माइनस एक्स से। ठीक है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें सारी चीजें पता होती हैं, हमें b पता होता है, विड्थ ऑफ बीम पता होता है, हमें m मॉड्यूलर रेशियो पता होता है, हमें एरिया ऑफ स्टील पता होता है AST, हमें इफेक्टिव डेप्थ पता होती है, हम x से निकाल देते हैं, इससे हम निकालते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे, हम नेक्स्ट स्टेप पढ़ते हैं कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है और हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या करते हैं, सेम वही प्रोसीजर। ये ट्रांसफॉर्म सेक्शन है। अब यहाँ पे देखिए क्रिटिकल डेप्थ, हम ये क्या स्ट्रेस डायग्राम बनाए इसका, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कब बनती थी, क्या क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की कंडीशन कब होती है, जब कि कंक्रीट भी अपने फुल पोटेंशियल पे यूज हो रहा हो और स्टील भी अपने फुल पोटेंशियल पे यूज हो रहा है, मतलब जब बीम फेल करे तो जो कंक्रीट है वो पूरा का पूरा अब्जॉर्ब हो जाए और अपना जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर है ये तराजू की तरह काम करता है, तो कंक्रीट भी अपने फुल पोटेंशियल पे यूज हो रहा हो, मतलब जो कंक्रीट में स्ट्रेसेस हैं वो सिग्मा CBC पहुंच जाए, और जो स्टील में स्ट्रेसेस हैं या इमेजिनरी कंक्रीट में स्ट्रेसेस है वो सिग्मा ST पे M पे पहुंच जाए, मतलब अपने मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच जाए, तो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी वो क्या होगी, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होगी। तो ये वो कंडीशन होती है, इस कंडीशन पे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस होती है। तो इसका तो एक फॉर्मूला होता है, XC is equal to M sigma CBC upon M sigma CBC plus sigma ST into D। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालने का। ये नॉर्मली आप बाय हार्ट भी कर सकते हो ये फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला होता है क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का। यहाँ पे M क्या होता है, M मॉड्यूलर रेशियो होता है 280। M कैसे निकालते हैं, M मॉड्यूलर रेशियो होता है और इसको निकालते कैसे हैं, 280 अपॉन 3 सिग्मा CBC। सिग्मा CBC क्या होता है, सिग्मा CBC जो होता है वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए ये कितना होता है, 7 होता है। ये अगेन आपके कोड में दिया हुआ है, तो वहां से हम देख लेंगे, कोड में एक टेबल है, मैं बताया था लास्ट टाइम, वहां से देख लेंगे M20। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, उसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ना चाहें या डिटेल में आपको पढ़ना है कि ये फॉर्मूला बेसिकली सर आपने कैसे लिख दिया, तो एक सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला है। मान लीजिए ये सिग्मा CBC है, ये XC है, ये इस कंडीशन पे निकलता है, ये x, ये क्या हो जाएगा, ये D माइनस XC हो जाएगा। ठीक है, ये सिग्मा CBC है, सिग्मा ST बाय M है। ठीक है, तो ये कैसे निकलता है, सिमिलर ट्रायंगल लगाएंगे, सिंपल सिग्मा CBC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST बाय M अपॉन D माइनस XC। तो इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेंगे कि D माइनस XC अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M अपॉन सिग्मा CBC। ठीक है, इसको थोड़ा बहुत D बाय XC माइनस 1 इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC, ये -1 है। ठीक है, ये वो इधर +1 हो जाएगा, तो D अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST अपॉन M सिग्मा CBC +1 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में अगर हम इसको इस तरह से करें, D अपॉन XC इज इक्वल टू सिग्मा ST प्लस M सिग्मा CBC अपॉन M सिग्मा CBC। ठीक है, फाइनली हमको क्या मिल जाता है, अगर हम इस रेशियो को वो कर दे, रेप्लिका कर दे, तो XC बाई D इज इक्वल टू
m सिग्मा सी बी सी अपॉन m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी। ये d जो है ये इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है जो हमने बताया था ये फॉर्मूला आ गया। इसको हम यहाँ से हम xc निकाल लेते हैं और इसको हम लोग कभी कभी सिंपल फॉर्म में xc इज इक्वल टू, जो आप बुक में देखोगे xc इज इक्वल टू k d इंटू डी लिख देते हैं। यहाँ पे k क्या होता है m सिग्मा सी बी सी अपॉन m सिग्मा सी बी सी प्लस सिग्मा एस टी होता है। अगेन ये सिग्मा सी बी सी ये सिग्मा सी एस टी क्वेश्चन में ग्रेड ऑफ कंक्रीट और स्टील पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर Fe415 है तो सिग्मा एस टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 230 हो जाएगी। और Fe और M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो M20 के लिए सिग्मा सी बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। m क्या होता है मॉडरेट रेशियो 280 अपॉन सिग्मा 3 सिग्मा सी बी सी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया, फिर हमने क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप है हम कंपेयर करा लेंगे। ठीक है, तो हमारा थर्ड स्टेप क्या है, हमें एक्स से पता चल गया, हमें एक्स सी पता चल गया। तीसरा है हम कंपेयर करा लेंगे। कंपेयर करा लेंगे मतलब अगर एक्स से बड़ा हो, अगर एक्स से छोटा होता है एक्स सी से, तो हमारा कैसा सेक्शंस होते हैं, तो हमारे अंडर रेनफोर्स सेक्शंस होते हैं। ठीक है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन से एक्स से बड़ा है एक्स से छोटा है एक्स से। अगर हमारा एक्स से बराबर है एक्स से तो ये क्या होता है बैलेंस सेक्शन होता है। अगर हमारा एक्स से बड़ा है एक्स से तो ये क्या होता है ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तीन सेक्शंस होते हैं, यानी अगर कंपेयर करा लेंगे एक्स से छोटा है एक्स से तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। अंडर रेनफोर्स सेक्शन मतलब ये लोडिंग लगने पर, जो फॉर एग्जांपल ये अगर अंडर रेनफोर्स सेक्शन होगा और लोडिंग लग रही होगी तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन कैसे बिहेव करेगा, अंडर रेनफोर्स सेक्शन में होता है कि कंक्रीट अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे अब्सॉर्ब नहीं होता, जो फेलियर होता है वो स्टील की वजह से होता है और स्टील में फेलियर होता है। फिर बैलेंस सेक्शन होता है, बैलेंस सेक्शन मतलब कंक्रीट और स्टील दोनों ही अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे अब्सॉर्ब हो रहे हैं और फेलियर क्या होगा एक साथ होगा, यानी कंक्रीट भी एक साथ फेल करेगा और स्टील भी फेल एक साथ फेल करेगा। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि ओवर रेनफोर्स यानी स्टील ज्यादा प्रेजेंट है, यानी सरिया ज्यादा प्रेजेंट है, तो इससे क्या होगा जो फेलियर होगा वो कंक्रीट की वजह से होगा। तो ये बेसिकली तीन तरह के सेक्शंस होते हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शंस, ओवर रेनफोर्स सेक्शंस और बैलेंस सेक्शंस। लास्टली हमारे पास होता है कि हम पता ये बेस्ड ऑन द सेक्शंस कि कैसा सेक्शन है, हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब हम चौथे स्टेप की तरफ आते हैं जिसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी एक चीज और समझने की बात है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट ये बहुत ही कॉमन टर्म है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट सुनने में बहुत सेम लगते हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट ये होगा, लेकिन ये बहुत अलग अलग चीजें हैं। आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है दोनों में। देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगेन ये एक बीम है, इस बीम की एक पर्टिकुलर विड्थ होगी, इसकी एक डेप्थ होगी, इसकी एक लेंथ होगी, ये पर्टिकुलर ग्रेड ऑफ कंक्रीट से बना हुआ है, इसमें अमाउंट ऑफ स्टील प्रेजेंट है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, ये वो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ लोड है जो ये बीम बियर कर पाएगी और उसके बाद हल्का सा भी लोड बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये बीम फेल कर पाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर ये बीम 100 किलोन्यूटन का लोड बियर कर पा रही है और उसके बाद 101 किलोन्यूटन के बाद ये फेल कर जा रही है, तो ये 100 किलोन्यूटन क्या हो जाएगा, इसकी बेंडिंग, इसकी मोमेंट ऑफ रेस्ट यानी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी लोड बियर करने की। ठीक है, उसके अलग बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट लोड पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ऊपर ये एक बीम का एक डायमेंशन है और इसमें हम छोटा लोड लगा रहे हैं, सपोज 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यूनिफॉर्म लोड लगा रहे हैं, तो इसमें बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट फॉर एग्जांपल ये बीम होती है ना, और इसमें ऐसे लोड लग रहा होता है। तो हमने पढ़ा होगा बेंडिंग मोमेंट को जिस तरह से
ड्रॉ होता है ना, यूडीएल के लिए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, WL²/8 होती है। तो बेंडिंग मोमेंट टोटल डिपेंड करता है लोड पे, AW। ठीक है, अगर हम लोड कम लगाएंगे तो बेंडिंग मोमेंट WL² कम आएगा। ठीक है, अगर हम लोड और फॉर एग्जाम्पल 10 की जगह हम 100 कर दें तो बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट एक आर्बिट्री वैल्यू है दैट डिपेंड्स ऑन द लोड। ठीक है, लोड ज्यादा होगा तो बेंडिंग मोमेंट ज्यादा, लोड कम होगा तो बेंडिंग मोमेंट कम। बट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है बीम की, जो बीम रेजिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम डिजाइन जब करते हैं ना, डिजाइन, तो हम ये देखते हैं कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो हमेशा ज्यादा हो किससे, बेंडिंग मोमेंट से। ठीक है, अगर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्यादा होगा बेंडिंग मोमेंट से तो हमारी बीम क्या है, सेफ होगी और हमारा वो बीम लोड बियर कर लेती है। वो पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट से, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम क्या होगा, वो बीम वहां पे क्या चेक कर जाएगी, बीम वहां पे फेल कर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कम हो जाता है वहां पे बीम फेल कर जाती है। यानी हम इस ऐसे डिजाइन करते हैं बीम को जिससे हम लोग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बराबर कर पाए, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमेशा ज्यादा रहे बेंडिंग मोमेंट के, ऐसे इसी तरह की हम डिजाइन करते हैं। हम इस तरह नहीं चाहते कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा कम हो जाए बेंडिंग मोमेंट से, इसलिए हम जब भी हमें डिजाइन करना होता है बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, उस पर्टिकुलर बेंडिंग मोमेंट को इक्वेट करा देते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से, और उससे थोड़ा सेफ में हम बीम को डिजाइन करते हैं। ठीक है,